ये क्यूमीन है और इसका ये पेरोक्साइड बना था। इसका प्रोटोनेशन होने पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था। अब पॉजिटिव चार्ज आते ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इधर से फिनाइल शिफ्ट। मैं अभी इसको इस तरह से लिख देती हूँ। ठीक है, अब फिनाइल शिफ्ट जब हुई ऑक्सीजन पर, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो इस सी पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और ओ पर ये फिनाइल ग्रुप आ गया और यहाँ से बाहर निकल गया वाटर। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर वाटर का अटैक होगा और यहाँ OH आ जाएगा। और मीडियम एसिडिक तो है ही, बट अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस पार्ट का क्या बन जाएगा, कीटोन, और ये H इस O पर जाकर इसको क्या बना देगा, फिनॉल। तो मेन चीज ये थी कि इन तीनों में फिनाइल का बेटर माइग्रेटरी इफेक्ट है। मान लो एक दो फिनाइल होते सपोज, तो जिस फिनाइल पे डोनेटिंग ग्रुप लगे होते उसका माइग्रेटरी इफेक्ट ज्यादा होता, क्योंकि ये माइग्रेशन कर रहा है अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन। जो डोनेटिंग ग्रुप होगा उसका माइग्रेटरी इफेक्ट ज्यादा होता। हाँ, आ गया समझ में? एनी अदर डाउट? सो अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसकी प्रिपरेशन के मेथड जब हमने किए थे, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए एक आया था रिडक्शन मेथड, है ना। रिडक्शन मेथड कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन पर अल्कोहल देते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के भी दोनों ही पार्ट जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन पर अल्कोहल देते हैं। रिडक्शन में सिलेक्टिविटी भी है, निकल हाइड्रोजन ले सकते थे, प्लैटिनम हाइड्रोजन ले सकते थे। कुछ फंक्शनल ग्रुप NaBH4 से रिड्यूस होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप, मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप LAS से रिड्यूस होते हैं। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ कौन सा रिएजेंट है ये तुम्हें याद रखना। इसके अलावा 9BBN था, और 9BBN सेलेक्टिवली किसके लिए था, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग दिमाग में आना चाहिए। फिर हमने अल्कीन से बनाए थे, अल्कीन से अल्कोहल, और इसमें दो मेथड थे। एक था मार्कोनिकॉफ एडिशन वाया रीअरेंजमेंट। क्या थी कंडीशन इसकी, सिंपल, +1 में भी किया हुआ है, एसिडिक मीडियम में वाटर का एडिशन। दूसरा था मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, जिसका था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और तीसरा एक और कंडीशन थी ना, HBO, जिसमें था एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन। तो सबसे पहले तो ये चार्ट जो है ना दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मैकेनिज्म जब तुम सोचोगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएंगे। प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक अमीन से अल्कोहल, और इसमें हमने डाला था HNO2। ये मेन मेथड थे अल्कोहल प्रिपेयर करने के। एस्टर से एक मेथड और आया था, डीएस्टेरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस। एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम का मैकेनिज्म बताया था।
और ग्रेटनार्ड एजेंट से तो बहुत सारे मेथड थे जो कर चुके हैं हम। हेलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए हेलोजन में किया था हमने एक्वस KOH। तो कन्वर्जन के करते समय ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में इमीडिएट दिमाग में हमें सबस्ट्रेट आने चाहिए, मतलब वो हेडिंग दिमाग में आना चाहिए, अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीजें ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। फिर जिस सबस्ट्रेट को लिया उसमें क्या डाला, दूसरा स्टेप ये आता है। तीसरा फिर मैकेनिज्म वाला पार्ट आता है। और अगर फर्स्ट स्टेप ही नहीं पता तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक में बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करने से ज्यादा आती। जितने टेस्ट दोगे, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, उतनी ही ऑर्गेनिक में परफेक्शन आएगा। कोई इसका और कोई मेथड नहीं है, कोई मैजिक नहीं हो जाएगा। फॉलो करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड एक साथ ही करवा रही हूं मैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमेशा की तरह पहली प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हें पता है अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर हम, और अल्कोहल और ईथर आइसोमर भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। सो सेम कार्बन वाले अल्कोहल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होगा, क्योंकि ईथर में तो वैन डर वाल फोर्सेस हैं। टू मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वैन डर वाल फोर्सेस, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So boiling point of alcohol higher than ether. ईथर का हायर है एल्केन से, क्योंकि ईथर में थोड़ी बहुत पोलैरिटी तो है ना, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। इनका तो डायपोल मोमेंट जीरो है। तो इसके फोर्सेस कौन से हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस, सबसे वीकेस्ट फोर्सेस। और ईथर में कौन से फोर्सेस हैं? डायपोल डायपोल। अल्कोहल का तो डायपोल मोमेंट इतना ज्यादा है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। So boiling point of alcohol higher than corresponding ether. ईथर को हम वोलेटाइल लिक्विड भी कहते हैं। बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं, इसीलिए समर्स में ईथर की बॉटल्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वेपर्स बनने पर बॉटल बर्स्ट हो जाएगी। सो दे आर स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेशन बिकॉज ऑफ देयर वोलेटिलिटी। वोलेटाइल लिक्विड है, दे हैव लो पोलैरिटी। तुम्हें याद होगा ईथर का लास्ट क्लास में मैंने बॉन्ड एंगल बताया था, सबसे ज्यादा था ना, 111 डिग्री। और वेक्टर सम देखो जरा, बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो वेक्टर सम कम आएगा ना। बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट होता तो जीरो हो जाता। बेंड है ये, बट लार्ज एंगल, जितना एंगल ज्यादा उतना इसका डायपोल मोमेंट कम, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन ऐसे है। जितना एंगल कम होगा उतना नेट वेक्टर सम ज्यादा आएगा ना। लेकिन अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एसिड की बात करते तो अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एसिड्स का होता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में O और OH दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, boiling point of acid is higher than alcohol due to strong hydrogen bonding. ये तो कंपैरिजन हुआ अल्कोहल का अपने ही बाकी के और फंक्शनल ग्रुप्स के साथ।
अब जरा बताएं कि अगर आइसोमेरिक अल्कोहल होते, आइसोमेरिक अल्कोहल होते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता, आइसोमेरिक अल्कोहल का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का सबसे ज्यादा, टर्शरी अल्कोहल का सबसे कम क्यों होता? ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पर बाकी के फोर्सेस तो है ही ना, तो यहां हम क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट decreases with branching. Due to decrease in van der Waals forces. मतलब कि अगर हमारे पास ये 1 ब्यूटेनॉल है एंड 2 ब्यूटेनॉल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी दिस। सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो जाएंगे। नहीं तो हम ये कहते हैं जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सो पहला तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस with increase in molecular mass, मतलब मिथेनॉल का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, बट अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इस ऑर्डर में होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट इज solubility. solubility ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व तभी होता है अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। जब भी सॉल्युबिलिटी लिखते हैं हम यहाँ सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, बोथ अल्कोहल एंड ईथर, कौन से वाले? लोअर, जिसमें आर छोटा है। लोअर अल्कोहल एंड ईथर आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों में ही है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। इधर देखें, अल्कोहल में ऑक्सीजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, या ये हाइड्रोजन भी वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बट ईथर कौन सा कम है, उसका भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही लेगा, तो डिसॉल्व तो ये दोनों ही हो जाएंगे। आर छोटा है तो इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो भी जाएगी, बट जैसे जैसे आर बड़ा होता जाएगा, आर इज हाइड्रोफोबिक, तो अगर आर बड़ा होता जाएगा, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वाटर रेपेलेंट नेचर ज्यादा हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी अपने आप ही कम होगी। वाटर उसके पास ही नहीं आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनाएगा? तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस with increase in alkyl group, which is hydrophobic. जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा एरिया हाइड्रोफोबिक हो जाएगा और उस तरह वाटर के आने के चांसेस कम हो जाएंगे। हमने इसीलिए लोअर अल्कोहल बोला है, क्योंकि हायर अल्कोहल में आर बड़ा है, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम है, सॉल्युबिलिटी भी कम है।
Higher alcohol and ether are water insoluble. Higher alcohol and ether are insoluble in water due to hydrophobic alkyl group. तुम्हें याद होगा मैंने हैलाइड में बताया था कि ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट हायर अल्कोहल के लिए नहीं होता, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी देखनी होती है। अब पहले से ही अगर अल्कोहल इनसॉल्युबल होगा, टर्बिडिटी होगी, तो कैसे चेक करेंगे? सो हायर अल्कोहल, हायर ईथर दोनों ही वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि बिगर अल्काइल ग्रुप विल एक्सर्ट मोर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, हाइड्रोफोबिक वाटर रेपेलेंट। सो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? मिथेनॉल। जितना छोटा उतना ज्यादा सॉल्युबल। पर प्रोपेनॉल में 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल में क्या होगा वो बताती हूँ मैं। तो पहले क्या चेक करना है? कार्बन। जिसमें कार्बन कम वो ज्यादा सॉल्युबल। अगर कार्बन सेम फिर अगला फैक्टर देखेंगे जो बताती हूँ अभी। बॉइलिंग पॉइंट में हमने प्राइमरी को सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बताया था, पर सॉल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी टर्शरी अल्कोहल की है। इसका रीजन भी देखते हैं। ये स्लाइड हो गई, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए ध्यान से। फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल solubility order is tertiary alcohol सबसे ज्यादा, बट टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी देखने से पहले हमें क्या चेक करना है? कार्बन। टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब रीजन क्या है? प्राइमरी का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जो हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और वाटर को ज्यादा रिपेल कर रहा है। प्राइमरी का हाइड्रोफोबिक जो अल्काइल ग्रुप है दैट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, इसका इतना ही स्पेस है, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल कम आएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो इस ऑर्डर का रीजन क्या है? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ये बिगर अल्काइल ग्रुप विल रिपेल वाटर मॉलिक्यूल। उतने ही कार्बन ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा फैला हुआ है, तो उसकी तरफ वाटर के मॉलिक्यूल कम आ पाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम कर पाएंगे। तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी में ऑर्डर ऑपोजिट है। बॉइलिंग पॉइंट में हमें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी देखने हैं, और वैन डर वाल्स फोर्सेस बड़े एरिया के ज्यादा होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का अल्काइल दूसरे मॉलिक्यूल के अल्काइल से वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्टेड है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस तो है ही, इसमें हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक ग्रुप है स्मॉलर, स्मॉलर हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप।
अब अगर ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते, मतलब एक से ज्यादा OH होते, तो नॉर्मल अल्कोहल, डायॉल और ट्रायॉल, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? ट्रायॉल का. सो बॉइलिंग पॉइंट एंड solubility and boiling point increases with increase in number of hydroxyl group. मतलब normal alcohol, diol and triol. विस्कोसिटी भी बढ़ती है. विस्कस मतलब फोर्स से स्ट्रॉन्गर. ग्लिसरीन तुमने कभी यूज किया होगा, देखा कितना थिक सा होता है. बॉइलिंग पॉइंट भी ग्लिसरीन का बहुत ज्यादा होता है. एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि ज्यादातर कॉस्मेटिक्स में ग्लिसरीन क्यों डाली जाती है. हाँ, वाटर को होल्ड कर लेती है, मॉइस्चराइजर है ये, बॉडी से मॉइस्चर को लूज नहीं होने देती. हमारी बॉडी में जो वाटर है उसको रिटेन करके रखती है. सो ज्यादातर कॉस्मेटिक्स में ग्लिसरीन इसलिए यूज की जाती है बिकॉज ऑफ 3OH ग्रुप. इट हैज मोर वाटर रिटेंशन एबिलिटी. सो स्किन को ड्राई नहीं होने देगी, मॉइस्ट रखेगी. Glycerin, high boiling point, high viscosity, highly soluble, highly water soluble. Because of 3OH groups. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो. मैम डायॉल में अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है फिर भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा? नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब सेम कार्बन वाले होते थे. ओके मैम. हाँ जी, यहाँ तक ठीक है. अब डायॉल की बात करें, मैंने पहले भी बताया था कि जेम डायॉल्स आर highly unstable and they will readily lose water. एक ही कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप हैं तो ये इंटरनल रिएक्शन करके अल्फा एलिमिनेशन करके ये कीटोन में चेंज हो जाएंगे. जेम डायॉल्स आर अनस्टेबल, रेडिली लूज वाटर. एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं रह सकते, बट विद सम एक्सेप्शन. ये कंपाउंड है फ्लोरल हाइड्रेट. एक बार स्टॉप राइटिंग, ध्यान से सुनिए. ये कंपाउंड जो क्लोरल है, इसमें अगर हम वाटर ऐड करें, CO ग्रुप पर वाटर का एडिशन होगा, O पर जाएगा H और C पर जाएगा OH. और ये जो कंपाउंड बना इसको कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट. रादर ये एग्जिस्ट इसी फॉर्म में करता है, क्लोरल हाइड्रेट की फॉर्म में. इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं
कि CCl3CHO डॉट H2O, मतलब एक वाटर इसमें प्रेजेंट है फिर भी ये स्टेबल है, और इसका रीजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Chloral hydrate is stable, it has intramolecular hydrogen bond. वैसे तो तुम्हें पता है क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करता, पर 3 क्लोरीन के आ जाने से इतनी ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर आ जाती है कि स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो एक्सेप्शंस क्या थे? क्लोरल हाइड्रेट, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप हैं पर वो स्टेबल है. इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप हैं फिर भी ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो एक एग्जांपल ये है क्लोरल हाइड्रेट. इट इज a gem diol but stable. दूसरा एग्जांपल देखिए, समझ में आइए. जेम डायोल अनस्टेबल होते हैं, वाटर लूज करते हैं, पर अगर किसी तरीके से ये OH स्टेबल हो जाए, जैसे कि यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ऐसे एक और एग्जांपल देखें. निनहाइड्रेन, मेडिकल स्टूडेंट बताएं क्या होता है निनहाइड्रेन? कभी सुना है? प्रोटीन की टेस्टिंग में काम आता है. प्रोटीन को टेस्ट करना हो, निनहाइड्रेन डाल दो, पर्पल कलर देते हैं. ये इसके हाइड्रेट की फॉर्म में ही मिलता है. अब इसमें अगर वाटर डाला जाए तो ये बीच वाला जो कार्बन है ना, यहाँ पर वाटर ऐड हो जाएगा, जिसमें C पर जाएगा OH और O पर जाएगा H. और यहाँ भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा इन दोनों CO के साथ इसकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. प्रोटीन टेस्टिंग में निनहाइड्रेन यूज किया जाता है. तुम्हें ये पता चल रहा है ना वाटर ऐड कैसे हुआ? वाटर का H ऑक्सीजन पे गया, वाटर का OH कार्बन पे गया, तो इस तरह से इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप बन गए. अगर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होता, बट यहाँ पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है. रीजन, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल. कनवप्रीत, मैंने बताया ना क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट इस पर्टिकुलर केस में इसलिए हो रही है क्योंकि 3 क्लोरीन की पुलिंग पावर इतनी ज्यादा है कि ये जो हाइड्रोजन है इट इज क्वाइट एसिडिक, और एसिडिक होने से ये इजीली पॉजिटिव चार्ज इतना आ जाता है कि क्लोरीन को खींचना शुरू कर देता है. हाँ जी, ये 2 केस क्लियर हुए. तीसरा एक एग्जांपल देखें. देखिए है ना, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेनॉन है ना. अगर इसमें वाटर डालें तो एक ही कार्बन पर ये 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, बट ये इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है. रीजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 मेंबर रिंग बना के कभी नहीं होती, बट फिर भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड है. रीजन, हाँ, एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है, बिल्कुल ठीक. इसमें 3 मेंबर रिंग है, sp2 कार्बन है जिसको 60 डिग्री पे बेंड होना है. sp2 का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, और अभी यहाँ पर एंगल कितना है? 60 डिग्री. ये कार्बन sp3 है जिसका एंगल 109 डिग्री होता है, तो यहाँ डेविएशन कम है ना, 60 डिग्री तो अब भी है ये.
पर यहाँ 120 डिग्री से वो 109 पे जा रहा है, तो देयर इज डिक्रीज ऑफ एंगल स्ट्रेन। reactant side का sp2 carbon supposed to be at 120 degree but it is at 60 degree, whereas in the product it is 109 degree, तो 60 से उसका डिफरेंस कम हो गया ना, तो इसका रीजन हम देने वाले हैं ड्यू टू डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन। तो ये तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। डिफरेंस कम हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। अल्कोहल में हाइड्रोजन है, एसिडिक है, तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। इसके आर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकते हैं। इसका ऑक्सीजन लोन पेयर वाला है, तो ये लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो सकता है। लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो अल्कोहल का बिहेवियर इन सब की तरह हो सकता था। न्यूक्लियोफाइल पार्ट भी है, इलेक्ट्रोफाइल पार्ट भी है, एसिड भी है, लुईस बेस भी है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों ही लोन पेयर की वजह से, इलेक्ट्रोफाइल इसका आर की वजह से और एसिडिक कैरेक्टर इसका एच की वजह से। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल हमने इसको अल्काइल हैलाइड में किया था। विलियमसन सिंथेसिस याद है? आरओ नेगेटिव RCl पे आया था और ईथर बन गया, विलियमसन रिएक्शन। और याद करो इसमें आरओ नेगेटिव, अगर ये हैलाइड टर्शरी था तो आरओ नेगेटिव बेस भी बन गया, याद है ना? कि अगर ये हैलाइड टर्शरी होता तब इस आरओ नेगेटिव का अटैक इस H पे हुआ था और ये अल्कीन में कन्वर्ट हो गया था। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में अल्कोहल एज ए बेस एक्ट कर रहा है और एज ए न्यूक्लियोफाइल। स्पेशली टर्शरी हैलाइड के साथ कुछ ऐसा ही केस था। E2 मैकेनिज्म, ये SN2 थी। समझ में आया? अब एज ए इलेक्ट्रोफाइल कब होगा? जब इसका R अवेलेबल होगा एज ए R पॉजिटिव। कुछ याद करो, ल्यूकास रिएजेंट वाला रिएक्शन। क्या OH इजीली लीव कर सकता है? नो। तो हमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल जब हम अल्कोहल को यूज करेंगे तो हमें OH को पहले गुड लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही R पॉजिटिव देगा और एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर पाएगा। हाँ, ये स्लाइड लिख ली, लिख लें पहले। As electrophile, this bond will break, RO bond will break, but it requires protonation.
It require protonation. हम पहले यहाँ H+ आयन का अटैक करवाते हैं, इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और फिर जाकर ये R पॉजिटिव देता है, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है एज इलेक्ट्रोफाइल। इस पर फिर आगे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले स्टेप में तो अल्कोहल एक बेस का काम कर रहा है ना, ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो जब ROH बॉन्ड ब्रेक होगा तब अल्कोहल एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस भी करेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, और अल्कोहल इन रिएक्शन में एज एसिड बिहेव करेगा। तो अगली रिएक्शन जो हम करने वाले हैं, अल्कोहल, हाँ ये स्लाइड हो गया। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ROH cleavage, ROH bond cleavage, और alcohol as an acid. पहले भी मैंने जनरल ऑर्गेनिक में बताया था that acidic strength is inversely proportional to plus I and directly proportional to minus I effect. पुलिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो इसका मतलब मिथेनॉल और इथेनॉल और प्रोपेनॉल कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ? पहला, लोएस्ट प्लस आई इफेक्ट, लोएस्ट प्लस आई इफेक्ट। और मिथेनॉल से भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा विनाइल अल्कोहल, क्योंकि विनाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। हमारी साइनॉप्सिस में पेज नंबर 9 पर भी कुछ कन्वर्जन्स दी हुई है प्रिपरेशन के बाद, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बाद, तो जरा देख लेना वो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अगर ये 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल का कंपैरिजन होता, विच इज मोर एसिडिक? ब्रांचिंग से प्लस आई ज्यादा होता है, तो यहाँ OH के ज्यादा क्लोज हैं दोनों कार्बन, मोर प्लस आई लेस एसिडिक। इसका मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होगा। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक, पहले देखना है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट अगर कार्बन का नंबर सेम है तो फिर हम देखेंगे प्राइमरी का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन लीस्ट एसिडिक टर्शरी अल्कोहल। राइट? अब अल्कोहल और थायोल, विच इज मोर एसिडिक? विच इज मोर एसिडिक? याद करो, वाटर और H2S, विच इज मोर एसिडिक?
नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो इसमें भी ज्यादा एसिडिक कौन होगा? RSH, और रीजन है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ROH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So thiols are more acidic than alcohol. पहला रीजन, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, थायोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दूसरा रीजन, RSH bond is weaker bond, longer है ना, RSH bond is weaker bond in comparison to OH bond. OH bond is stronger. छोटा ऑक्सीजन है, लेंथ कम है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। तीसरा, RS negative is a poor base, as negative charge is present on bigger sulfur, so it will have low charge density. और लुईस या ब्रॉन्स्टेड बेस के लिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो RS नेगेटिव इज अ पुअर बेस। अगर बेस पुअर हो तो पेरेंट एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर, इसीलिए इसका पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। हमारी जो बुकलेट है ना, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसका एक सेपरेट हेडिंग दिया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टिप्स, और ये है पेज नंबर 149 पर। तो अभी जो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर बता रही हूँ उसकी डिटेल 149 पेज पर है, क्योंकि उसमें मैंने सारे एसिड को कंपेयर किया हुआ, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है। क्वेश्चन जो है कंपैरिजन पर ही आता है। तो अल्कोहल वाले हेडिंग में तो रिएक्शंस दी हुई है, पर कंपैरिजन सारा तुम्हें वहां मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। तो पहला कंपैरिजन हमने किसके बीच किया? अल्कोहल एंड थायोल के बीच। अब जरा बाकी के एसिड्स को देखते हैं, पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां भी एसिड है। अगर सल्फोनिक एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, रादर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इनऑर्गेनिक एसिड के इक्विवेलेंट आ जाती है। उसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कार्बोनिक एसिड आता है। कार्बोनिक एसिड के बाद फिनॉल है। फिनॉल के बाद वाटर, और वाटर के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अल्काइन, और देन अमोनिया। सारे कंपेयर कर लिए हम। अमोनिया के बाद इथीन, और जो एसिडिक सबसे कम है वो एल्केन। पहले आएगा, रादर ये एरोमेटिक से पहले ये एसएच आ जाएगा। ये पेज नंबर 20 पर है एक चार्ट।
उसमें पीके वैल्यू दे रखी है, एसएच की पीके वैल्यू है 7। एसएच की पीके वैल्यू 7 है और फिनॉल की 9.9 है। तुम्हें पता है ना, के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, और वाटर की है 15.7। और अल्कोहल की फिर आगे 19 तक चली जाती है। तो वाटर से पहले आएगा RSH, पर फिनॉल के बाद ऐसे है। तो ये ऑर्डर समझ में आया? तो एक बार इनके रीजन देखते हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्गर एसिड हैं कार्बोनिक एसिड से, इसीलिए इनके सामने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बेस बन जाता है। तो इन सारे एसिड में से सिर्फ तुम्हें याद है ना कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ CO2 देते हैं, है ना? इनऑर्गेनिक में भी करते हैं, जितने भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड डालने पर CO2 रिलीज करते हैं। ऑर्गेनिक में ऐसे एसिड ये दो ही है, सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है, तो इनके सामने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या बन जाएंगे? बेस। जैसे कि अगर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाएं सोडियम बाइकार्बोनेट से, और ये एसिड का टेस्ट भी है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 निकल जाएगा और एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो जैसे CO2 की एफर्वेसेंस आई, कंफर्म हो जाएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या सल्फोनिक एसिड है। लेकिन कार्बोनिक एसिड बाकी सबसे स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब जो कार्बोनिक एसिड के बाद वाले आएंगे दे विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? So only these two react with sodium carbonate or bicarbonate to give effervescence of CO2. क्यों एसिडिक है अभी बताऊंगी मैं आगे। दूसरा रिएक्शन आता है NaOH के साथ। मुझे एक चीज बताओ, क्या NaOH वाटर से रिएक्ट करता है? हमेशा हम NaOH का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, तो NaOH एज इट इज रहता है, जस्ट डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर NaOH वाटर के लिए बेस नहीं है, तो बाकी उसके बाद वालों के लिए भी बेस नहीं होगा। तो NaOH के साथ रिएक्शन यहां तक जाएगी, they react with NaOH। इसका मतलब वाटर के बाद वाले जो भी हैं वो NaOH से रिएक्ट नहीं करेंगे, उनके लिए ये वाटर के बाद वाले जो है, वाटर ऑनवर्ड्स जो है, they will not act as an acid with NaOH। लेकिन NaNH2 is a stronger base, तो NaNH2 के साथ रिएक्शन यहां तक जाएगी, यहां तक रिएक्ट विद NaNH2। याद करो, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन NaNH2 से रिप्लेस हो जाता है, बट अमोनिया तो नहीं होगा ना, अमोनिया तो इसी का ही एसिड है, NaNH2 का कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया ही है। तो NaNH2 के साथ रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड तक जाएगी। जब ट्रिपल बॉन्ड तक जा रही है तो उससे पहले वाले तो और भी ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है,
लेकिन रिएक्टिव मेटल सोडियम के साथ अमोनिया की रिएक्शन हो जाती है, अमोनिया के हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस कर देता है, तो सोडियम के साथ रिएक्शन यहां तक जाएगी। और ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन रिएक्शंस के लिए, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट NaOH के लिए या NaNH2 के लिए या सोडियम के लिए, क्योंकि इन सारे रिएक्शन में ये सब एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। अल्कीन और अल्केन, इनमें तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होता, तो ये सोडियम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कहां तक रिएक्शन हो रही है ये समझ में आया? यहां से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो है हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, hydrogen attached to more electronegative atom is more acidic. ये sp3 नाइट्रोजन है, ये sp कार्बन है, और ये तो ऑक्सीजन ही आ गया। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट अल्कोहल के आगे अगर हम देखें तो ऑर्डर का रीजन क्या होगा? पहले इन दोनों का रीजन देखते हैं, why they are stronger acid than rest. Bisulfonic acid is strongest acid. इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस है। Its conjugate base is highly resonance stabilized. इसका कॉन्जुगेट बेस, इसका नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पहले वाले से कम है, लेस स्टेबल conjugate base, less resonating structure, less resonating equivalent structure. सारी स्ट्रक्चर एक जैसी हैं पर कम है, 2 ही है। इसके अंदर कितनी रेजोनेटिंग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है? 3। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में फिनॉल वीकर क्यों है, उसका रीजन देखते हैं। ये पहले 2 रीजन समझ में आए सबको? लेस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन एसिड एंड फिनॉल। कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इससे ज्यादा है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। बट आगे चलते हैं, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें CO ग्रुप का स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट है। फिनॉल में बेंजीन का -I कम है, लेस -I इफेक्ट, पहला रीजन। दूसरा, इसका कॉन्जुगेट बेस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो,
तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि फिनॉक्साइड आयन इसकी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस तो है, जैसे देखो जरा, एक मिनट रुकें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये आ गए, तो तुम देख रहे हो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, स्टेबिलिटी कम है। फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल, resonating structures are not equivalent, ज्यादा तो हैं पर स्टेबल कम है। resonating structures are not equivalent. ये है कंपैरिजन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। ये पेज नंबर 20 पर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक चार्ट दे रखा है, इसको देख लेना। और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पर तुम्हें पता है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगला कंपैरिजन फिनॉल और अल्कोहल का करते हैं। दैट फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। उसका पहला रीजन है फिनॉल में रेजोनेंस है, और इस रेजोनेंस ने ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, और जब भी ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होता है इसमें से H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा। पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन बहुत जल्दी H पॉजिटिव लूज कर देगा। अल्कोहल में ऐसा नहीं है। इन ROH देयर इज नो रेजोनेंस। So positive oxygen gets positive charge due to resonance. That will make hydrogen more acidic. So पहला रीजन ये आ गया। अगर ये विनाइल अल्कोहल होता तब भी हम ये रीजन दे सकते थे ना, कि रेजोनेंस तो विनाइल अल्कोहल में भी होगी। फिनॉल की तरह इनॉल, उसमें भी यही केस होगा ना, कि रेजोनेंस इफेक्ट है। ऑक्सीजन गेट पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके हाइड्रोजन को और भी ज्यादा एसिडिक बना सकता है। दूसरा रीजन हाँ जी, सेकंड रीजन था, लिखिए है ना पहला। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम फिनॉल का इनॉल से तो ज्यादा ही होगा ना नेचर, एसिडिक नेचर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और बेंजीन का पुलिंग इफेक्ट भी एक डबल बॉन्ड से तो ज्यादा ही होगा ना।
बट अल्कोहल और इनॉल को कंपेयर करते समय ये रीजन दे सकते थे हम, है ना? हाँ जी, तो अगला रीजन क्या है कि फिनॉक्साइड आयन जो कॉन्जुगेट बेस बना, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेरेंट फिनॉल से तो ज्यादा स्टेबल है, कम से कम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, its resonating structures are more stable. Resonating structures are more stable. जबकि RO नेगेटिव में कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस. लेस स्टेबल. इसमें तो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है. और फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल क्यों है? एज देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन की R से तो ज्यादा ही है, तो तीसरा रीजन ये भी दे सकते थे. sp2 carbon of benzene is more electronegative. sp2 carbon of benzene is more electronegative than sp3 carbon of alkyl group. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा एसिडिक. अब अल्कोहल और वाटर में हम देखें तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बट एक अल्कोहल वाटर से ज्यादा एसिडिक है, वो है मिथेनॉल. जैसे वाटर का pKa 15.7 बताया ना, तो मिथेनॉल का pKa थोड़ा सा 15.6 है, शायद 15.5 है. इनके अल्कोहल के तो इससे ज्यादा है 15.7 से. तो ओनली मिथेनॉल इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर. इसका तो रीजन तुम्हें पता है, प्लस साइन इफेक्ट ऑफ R. इसीलिए वाटर में कोई प्लस साइन इफेक्ट नहीं है. बट व्हाट अबाउट मिथेनॉल एंड वाटर? मिथेनॉल थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक क्यों है? सबसे पहले प्लस साइन इफेक्ट ऑफ मिथाइल इज वेरी लो, इज वेरी लेस. लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज क्या होगी, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन वाटर. तुम्हें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ कम करती है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हुई, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी. मिथेनॉल में R ग्रुप आया तो, पर उसका प्लस साइन इफेक्ट उतना एक्सर्ट नहीं कर पाया, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा वीक हो गई. तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ही है, तो याद रखिएगा सारे अल्कोहल वाटर से वीकर है एक्सेप्ट मिथेनॉल. अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन फिनॉल. अगर हम सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल लेते, मिथाइल फिनॉल, मिथॉक्सीफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती? तो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल. पहला केस हम कर रहे हैं,
कि अगर हमने फिनॉल पर कोई ग्रुप लगाया जिसका -m और -i इफेक्ट है, जैसे कि नाइट्रो है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, ये सारे ग्रुप -i -m वाले, तब ऑर्डर क्या होगा? बट इस ऑर्डर से पहले एक चीज दिमाग में रखें कि जब भी दो ग्रुप मेटा पर होते हैं तब हम मीसोमेरिक इफेक्ट कंसिडर नहीं करते. If two groups are at meta position, there will be no resonance effect, only inductive effect will be considered. If two groups are at meta position with respect to each other, they will exert only -i effect, no mesomeric effect, no resonance effect. हाइपर कंजुगेशन भी रेजोनेंस में ही आता है, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी इसमें कंसिडर नहीं होगा. अब इसमें एक केस करते हैं हम. पहला, नाइट्रो ग्रुप का, नाइट्रोफिनॉल. नाइट्रोफिनॉल अगर नाइट्रो ग्रुप फिनॉल की पैरा पोजीशन पर लगा होता, इसका -i -m एंड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद OH, दूर है नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं. अगर ये ग्रुप ऑर्थो पर होता, -i है, रादर ज्यादा है, -m हमेशा बराबर होता है, बट साथ ही एक चीज और क्या आ गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कौन सी? इंट्रामॉलिक्यूलर. और उसकी वजह से हाइड्रोजन बाइंड हो जाएगा. अगर ये मेटा पोजीशन पर है तो इसका -i इफेक्ट होगा. तो देखिए, सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरा की थी, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, सबसे कम कौन सा हो गया? फिनॉल. तो ऑर्डर क्या हुआ हमारा? पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड फिनॉल. ये वो केस है जब -i है, -m है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस भी हैं. नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑर्डर हो जाएगा. ऑर्थो की कम है ना, पर मेटा से ज्यादा है ना, क्योंकि इसमें दो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. तो नाइट्रो होता, CHO ग्रुप होता, यही ऑर्डर चलता. एक्सक्यूज मी हाँ बोलो. मैम, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना? हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ का. मैम इसमें पर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका मेटा से कम क्यों नहीं है? वो इसलिए कि इसमें -m है. ओके -m इज डोमिनेटिंग इफेक्ट. ओके. चले आगे. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती
तब ऑर्थो पहले होता, जैसे OH है और C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये ऑर्थो, फिर पैरा, देन मेटा, देन फिनॉल। क्योंकि यहाँ -I, -M, -I ज्यादा, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका -I कम, -M is still there, इसमें से -I, और फिनॉल में तो नॉर्मल हमने ले लिया। अगर हम बात कर रहे हैं फिनॉल की, मोनोनाइट्रोफिनॉल की और डाइनाइट्रोफिनॉल की, तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से दोनों रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन डाइनाइट्रो और ट्राइनाइट्रो की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्विवेलेंट पहुंच जाती है, क्योंकि ज्यादा नाइट्रो ग्रुप्स है ना, सो दे बोथ रिएक्ट विद sodium bicarbonate to displace CO2। रादर ये जो पहला वाला है ना, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड है, कोई एसिड ग्रुप नहीं, फिर भी इसको एसिड का है, because of 3 nitro group its acidic strength is very high, equivalent to carboxylic acid, that is why it is named as picric acid। तब भी यही आता, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता सोडियम बाइकार्बोनेट से। मोनोनाइट्रो की एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, जैसे इंटीजर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो याद रखना इसमें मोनोनाइट्रो नहीं करेगा, बट डाइनाइट्रो, ट्राइनाइट्रो ये करेंगे। सेकेंड केस आता है कि एक ग्रुप जिसका +M और -I है, a group with +M and -I effect, जैसे मेथॉक्सीफिनॉल, मेथॉक्सी ग्रुप मेटा पर कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा? -I। इसके बाद अगर ये ऑर्थो पर होता, +M और -I ज्यादा होता, पास है ना, पैरा पर होता, +M तो अभी भी डालता, पर -I कम होता, और सिंपल फिनॉल में तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बना? जहाँ -I है वो ज्यादा, जहाँ +M इफेक्ट है वो कम, ऑर्डर ये हो जाता, मेटा, देन फिनॉल, देन ऑर्थो, देन पैरा। पैरा पर -I मिनिमम था, इसीलिए पीछे चला गया। ये एक जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अगर ये, हाँ जी, ये ऑर्डर लिख लिया, समझ में आई है? एक एक्सेप्शन आता है तो तुम्हें याद जो है एक्सेप्शन ही करने पड़ते हैं। हाइड्रोक्सी फिनॉल, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता, मेटा वाले का अभी भी -I है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, और सबसे कम वही पैरा वाला होगा।
क्योंकि इसमें माइनस आई और प्लस एम दोनों आ गए, प्लस एम हमेशा डोमिनेटिंग होता है। बचे दो, ऑर्थो एंड नॉर्मल। तो एक्सेप्शन यही है कि ऑर्थो वाला फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो गया, इवन दो इट एक्सर्ट प्लस एम इफेक्ट, फिर भी। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी है। कॉन्जुगेट बेस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेरेंट से ज्यादा बेटर है, सो इट्स कॉन्जुगेट बेस is more stable. तो ये मेटा से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक हो गया इन स्पाइट ऑफ माइनस आई जो कि मैक्सिमम है एंड प्लस एम इफेक्ट। इसके कॉन्जुगेट बेस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से पेरेंट एसिड इज मोर एसिडिक। तो यहाँ ऑर्डर मेटा, ऑर्थो, फिनॉल एंड पैरा। तो ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, इसको याद रखना है। अब हेलोजन लगा होता तो क्या होता? हेलोजन का भी तुम्हें पता है प्लस एम और माइनस आई दोनों होते हैं, तो ज्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है? माइनस आई। याद है हेलोजन में प्लस एम बहुत कम होता है। हाँ जी, पहले तो यहां तक लिख लिया सबने। अगला देखिए हेलोफिनॉल। all halophenols are stronger than phenol due to minus I effect. Due to minus I effect of halogen, जो प्लस एम इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन विच इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ प्लस एम इफेक्ट। But among halogen, fluorophenol are least acidic. Among halogen, fluorophenol least acidic. Reason? Least acidic क्यों है? Because of more plus M effect. छोटा साइज है ना क्लोरीन का, ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ऑर्थो में आएगी, ड्यू टू इट्स मोर प्लस एम इफेक्ट। और ऑर्थो पे होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। लेकिन बाकी सब में हम माइनस आई देखेंगे। तो क्लोरोफिनॉल, देन ब्रोमोफिनॉल, देन आयोडोफिनॉल, और सबसे पीछे आ गया क्लोरोफिनॉल। और लास्ट में फिनॉल। ये ऑर्थो का ट्रेंड था। इसमें माइनस आई ही ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। और ये ऑर्डर जरा पता चला, माइनस आई को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन वाले को छोड़ के। अगर हम एक ही हेलोजन के ऑर्थो मेटा पैरा लेते तो ऑर्डर ऑर्थो सबसे ज्यादा, पैरा सबसे कम, क्योंकि माइनस आई को ही चेक कर रहे हैं। तो लिख लीजिए अमंग, हाँ ये हो गया ऑर्डर। क्लोरोफिनॉल होता तो ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। सेम फ्लोरीन में भी यही ऑर्डर होता। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ
ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब बचा हमारे पास एक ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, जिसका प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन है, तो वहां ऑर्डर क्या होगा? यहां तक लिख लिया ऑर्डर? मिथाइल फिनॉल, जिनको हम क्रीसॉल भी कहते हैं, प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन। अब सबसे ज्यादा तो फिनॉल ही होगा, सारे क्रीसॉल फिनॉल से तो लेस हैं, बट फिनॉल के बाद नंबर आएगा मेटा का, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। लेकिन ऑर्थो पैरा पर तो हाइपर कंजुगेशन भी होगा। इसके बाद आएगा पैरा, प्लस आई लीस्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही, और सबसे कम एसिडिक कौन सा हुआ? ऑर्थो, जिसमें प्लस आई मैक्सिमम है और हाइपर कंजुगेशन भी इसमें होगा। सो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन ऑल क्रीसॉल। ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ? एक्सक्यूज मी हाँ, मैम, लास्ट स्लाइड में जो आपने ऑर्डर लिखा था, इंपॉर्टेंट होगी एट टाइम एक के साथ। हाँ हाँ, कनर बोलो। मैम लास्ट स्लाइड में जो ऑर्डर लिखा था ऑर्थो मेटा पैरा का, मैम फ्लोरो के लिए तो फॉलो नहीं ना होगा? नहीं नहीं, फ्लोरो पे भी वही होगा, तो क्योंकि इनमें इन कंपैरिजन टू प्लस एम माइनस आई कोई इंपॉर्टेंस मिलती है मैम उसका पर मेटा पे प्लस एम हट जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। डोमिनेटिंग फैक्टर भी बताया ना उसमें, माइनस आई का यस डिसाइड कर। यस। हाँ जी, क्लियर है। अब अगर CCl3 ग्रुप लगा होता है जिसमें रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है, तब सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो हो जाता, क्योंकि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है और साथ ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई है। इसके बाद क्या आना चाहिए था? पैरा, यस, क्योंकि माइनस आई कम है बट रिवर्स हाइपर कंजुगेशन तो है। देन इट इज मेटा, क्योंकि माइनस आई, और लास्ट में फिनॉल आ जाता है। पिक्रिक एसिड का पीके तो 0.38 है, उसी से पता चल जाता है कितना ज्यादा एसिडिक होगा। उसमें तो तुम देखो नेगेटिव चार्ज जो है H जाते ही जो नेगेटिव चार्ज है 3 नाइट्रो ग्रुप पे डीलोकलाइज हो रहा है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यहां तक समझ में आया सबको? अब इसमें एक स्पेशल एग्जांपल है, नैफ्थलीन के साथ OH लगा, उसको नेफ्थॉल कहते हैं। नैफ्थलीन में तुम्हें बताया था 2 लोकेशंस होती हैं, इनको हम अल्फा कहते हैं और ये है बीटा। बीटा नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल, विच इज मोर एसिडिक। देखने में तो सारे एक जैसे लग रहे होंगे तुम्हें, दोनों में बेंजीन है, कोई ग्रुप भी नहीं लगा हुआ, बट ये कंपाउंड बिल्कुल अलग है। अल्फा नेफ्थॉल ज्यादा एसिडिक है और रीजन आता है इसके कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो जरा बना के देखते हैं इनके कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये इधर, एक बार आईआईटी में यही आता कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसकी दो स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिसमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी एज इट इज रिटेन्ड है एक बेंजीन की। हाँ, आगे की स्ट्रक्चर में फिर इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर स्ट्रक्चर खत्म होती जाएंगी। अब रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो गई, बट दो स्ट्रक्चर में तो रही। इसके कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी रहेगी। अगली स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। पता चला एक ही स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी रही है एक रिंग की। इसमें दो स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिसमें बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रिटेन्ड है, सॉरी सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर। तो सारी चीजें अगर एक जैसी लग रही हैं तो लास्ट में हम कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। ये वाली सारी पोजीशन अल्फा है और ये पोजीशन सारी ही बीटा है, एक जैसी है ना। जो आज का टॉपिक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। किसी भी कंपटीशन की बुक में देखो है जीओसी में इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर मत करना, वहां एक फैक्टर और आता है। अभी मैंने सिर्फ फिनॉल, अल्कोहल, इन दोनों के लिए बताया। हाँ जी, चले आगे। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ की रिएक्शन अगर हम देखते, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते, अल्कोहल का H रिप्लेस हो जाता, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती। ये तो अमोनिया के साथ भी हो जाता है। तो उसके आगे वाले जितने भी एसिड मैंने बताए सबके साथ यही रिएक्शन होने वाली है। ट्रिपल बॉन्ड में भी तुम्हें पता है H निकल के सोडियम आ जाता है। ये कंपाउंड है, सॉरी, सोडामाइड। थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। पता है एल्कली मेटल फॉर्म ब्लू कलर सोल्यूशन विद अमोनिया, पर थोड़ा हीट करने पर ये हाइड्रोजन रिलीज कर देते। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड वाला होता, अल्कीन होता, तो सोडियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। अल्केन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फिनॉल एसिड इन सबके साथ तो इजीली हो जाएगी, वाटर के साथ भी हो जाती है, राइट। NaNH2 के साथ कहां तक हुई थी रिएक्शन? अमोनिया के बाद वाले, अमोनिया से जो स्ट्रॉन्गर है वही रिएक्ट कर रहे थे ना। तो सोडियम के साथ ये रिएक्शन। अच्छा, NaOH के साथ कहां हुई थी? वाटर जब रिएक्ट नहीं करता तो वाटर के पीछे वाले भी रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब वाटर से जो स्ट्रॉन्गर है वही रिएक्ट करेंगे। तो NaOH के साथ फिनॉल की रिएक्शन हो जाएगी।
सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, बट वाटर के साथ ही रिएक्शन नहीं हुई तो बाकियों के साथ तो होगी नहीं। वाटर के साथ NaOH डालने पर क्या होगा, एक्वस सोडियम आयन एंड एक्वस OH आयन, हाइड्रेशन हो जाएगा। तो जो फिनॉल से स्ट्रॉन्गर है वो तो सारे ही रिएक्ट करेंगे। मेथनॉल वीकली रिएक्ट करता है, बट अल्काइन की कोई रिएक्शन नहीं होती। जब वाटर की नहीं हुई तो ट्रिपल बॉन्ड की कहां से हो जाएगी। NaOH से स्ट्रॉन्गर बेस NaNH2 है, और NaNH2 वाटर से रिएक्ट कर लेता है, इवन अल्कोहल से भी रिएक्ट कर लेता है। तो अल्कोहल से जितने स्ट्रॉन्गर एसिड है उन सबके साथ NaNH2 की रिएक्शन होगी, अमोनिया के बाद वालों से रिएक्ट नहीं करता है। तो चलते आगे, NaNH2 इवन ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट कर लेता है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट कर लेता है तो उससे आगे वाले जितने स्ट्रॉन्गर एसिड हैं सारे रिएक्ट करेंगे। ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये वाला H NH2 पे चला गया और अमोनिया बन गई। तो NaNH2 के साथ अल्काइन की रिएक्शन है, तो उससे आगे जितने भी स्ट्रॉन्गर हैं सबकी रिएक्शन हो जाएगी, इंक्लूडिंग वाटर। इसके साथ हम क्या कहेंगे, अल्कीन, अल्केन, अमोनिया डू नॉट रिएक्ट। जबकि NaOH के साथ क्या लिखेंगे, कौन कौन रिएक्ट नहीं करेंगे NaOH के साथ, वाटर के बाद वाले सारे, वाटर, अल्काइन, अमोनिया, ये सब NaOH के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ कौन रिएक्ट करेंगे, पहले दो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, बाकी रिएक्ट नहीं करेंगे। लास्ट रिएक्शन, अगर ये पिक्रिक एसिड होता जो कि फिनॉल है, बट ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाता, CO2 यहां से निकलती है, ये वाला H इसके साथ वाटर बना देगा एंड रेस्ट है सोडियम सॉल्ट। तो फिनॉल रिएक्ट नहीं करते, पर नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल और डाई नाइट्रोफिनॉल तो रिएक्ट करेंगे और CO2 की एफरवेसेंस मिल जाएगी, दे विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट। ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ तो अमोनिया भी एसिड बन गया था ना, सिर्फ दो हैं, एल्कीन और एल्केन, जो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट नहीं करेंगे, बट जब अमोनिया कर रहा है, अपना H दे रहा है, तो उसके आगे वाले तो देंगे। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ ये सारे ही एसिड है एक्सेप्ट टू एल्केन एंड एल्कीन। तो ये हमारी एज एन एसिड रिएक्शंस हुई, बाकी की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज इसकी रीडिंग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कल का टेस्ट देने के बाद इस अगली क्लास से पहले इसको कर लेना। और आज तुम्हें जो ग्रिग्नार्ड वाला भी टेस्ट दिया, हलाइड एंड ग्रिग्नार्ड एज ए प्रैक्टिस टेस्ट, उसको आज ट्राई करना। और कल के टेस्ट का टाइम 11:30 है। ऑनलाइन स्टूडेंट भी प्लीज जरा ऑफलाइन आके टेस्ट दें, स्पेशली मेडिकल वाले तो सारे ही 1.5 घंटे का टेस्ट है।